नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। ज्योग्राफी के एक और जबरदस्त दमदार क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग प्रेशर बेल्ट पढ़ने वाले हैं और साथ में हम लोग परमानेंट विंड्स जो होती है, प्लेनेटरी विंड्स होती हैं जो पूरे धरती पे चलती रहती है, उनके बारे में। ये देखिए, क्लाइमेटोलॉजी जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सिविल सर्विसेज में देखा जाए, यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में, तो खूब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आपको ये चैप्टर जितने भी हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो भाई। अब कब करोगे? ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता इसके लिए। चलो, तो हम लोग बात करते हैं प्रेशर बेल्ट ऑन अर्थ। ये क्या चीज है, और इसको समझने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल्स जो है उसको समझना पड़ेगा। तो वो फंडामेंटल्स क्या है, आओ देखते हैं क्या फंडामेंटल समझना हमें। तो सबसे पहले हमें कुछ आइसोथर्म के बारे में जानना होगा। आइसोथर्म, देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या, कौन से शब्दों से? आइसो और थर्म्स। तो जहां कहीं पर भी थर्म आ जाए तो उसका मतलब होता है ये हीट से रिलेटेड है। जैसे आप लोग थर्मामीटर यूज करते हैं तो क्या हुआ? थर्म आया, ठीक है ना। या तो ये जो थर्म शब्द है ये हीट से रिलेटेड है। और आइसो आता है जहां पर वो एक जैसा दिखाई पड़े। तो आइसोथर्म का मतलब जहां पे टेम्परेचर एक जैसा हो। और अगर आइसोथर्मल लाइन कह दिया जाए तो ऐसी लाइन जहां पे टेम्परेचर एक बराबर बना रहता है उसको आइसोथर्मल लाइंस कहा जाता है। तो जरा देखो, क्या धरती पे यानी हमारे अर्थ के ऊपर भी इस तरह की चीजें पाई जाती हैं? तो अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेटर है आपका। कौन सा है ये? इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। और इक्वेटर के दोनों तरफ ये देखो, कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है? लग रहा है कि यहाँ पे एक जैसा ही टेम्परेचर है और लगभग एक लाइन पे भी ये आ रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ पे आइसोथर्म दिखाई पड़ेंगे अलग अलग जगहों पर। और ऐसे यहां पर भी आपको कुछ आइसोथर्म दिखाई पड़ेगा, फिर ऐसे यहां भी आइसोथर्म दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे आइसोथर्म्स आपको दिखाई पड़ेंगे पृथ्वी के ऊपर। और इन्हीं आइसोथर्म्स को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो जरा देखते हैं कि कौन कौन से भागों में इसको बांटा गया है। जरा देखो भाई, सबसे पहले बात करें, देयर आर 3 आइसोथर्मल लाइंस। कितने लाइंस होते हैं? 3 आइसोथर्मल लाइंस होते हैं। कौन कौन से आइसोथर्मल लाइंस होते हैं तो जरा देख लो, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, ठीक है ना। यहां पे सबसे पहले 0 डिग्री होता है। क्या 0 डिग्री बोलते हैं इसको? इक्वेटर कहा जाता है। इसके बाद 23.5 डिग्री ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके बाद 23.5 डिग्री नीचे की तरफ होता है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहा जाता है। इसके बाद यहां पे 40 डिग्री पर एक लाइन होती है और यहां पे 66.5 डिग्री पे एक लाइन होती है। ये ऊपर भी और नीचे भी सेम ऐसे ही कर देना, ठीक है ना। 40 डिग्री ऊपर, या यहां पर भी 40 डिग्री नीचे की तरफ और 66.5 डिग्री नीचे की तरफ। तो ये जो लाइंस दिखाई पड़ रही कौन कौन सी? एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। तो 3 लाइंस होती है जो आइसोथर्मल लाइंस होती हैं। और इन पे टेम्परेचर क्या होता है? एक जैसा ही बना रहता है। 40 डिग्री में इधर ही लिखता हूं ज्यादा अच्छा। अरे तो गोला ही मिट गया पूरा। चलो गोला फिर से बनाना पड़ेगा, सारा मिट गया। चलो देखो, फिर से मिटा के इसको फिर से बनाता हूं, टाइम लग जाएगा, है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है आपको? एक गोला बनाओ। अर्थ, गोला का मतलब अर्थ बनाना। उसमें क्या बनाओ? इक्वेटर 0 डिग्री बनाओ। और जितने लोग भी हैं, हर्ट, गुड इवनिंग, हाय हर्ट, ठीक है ना। चलिए, सबका हार्ट धड़कता रहता है। और जानते हैं शरीर के अंदर हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो बचपन से लेके, और जो मतलब आप पैदा नहीं हुए होते हैं तब से लेके तब तक धड़कता है जब तक आपकी मृत्यु हो जाए। इसीलिए इसका इतना ज्यादा महत्व है। और वैसे भी आप लोग दिल लगाते ही रहते हैं। खैर चलो, तो यहां पे 23.5 मैंने बताया था क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे 23.5 क्या बताया था? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बताया था आपको। ऊपर 40 डिग्री पे यहां पे भी एक लाइन है और ऊपर 66.5 डिग्री पे एक लाइन है। तो 3 लाइनें हैं। कौन सा? 23.5, 40 और 66.5। सेम नीचे की तरफ भी बना लो ऐसे 40। और यहां पे क्या हो गया? ये 66.5 का मतलब 66.5 डिग्री। इतने पे ये लाइन है, 3 लाइनें हैं, है ना। अब यहां पे टेम्परेचर क्या होता है? यहां देखो, बिल्कुल इक्वेटर पे लगभग 32 डिग्री टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है। लगभग 32 डिग्री एवरेज टेम्परेचर होता है। इसके बाद यहां 23.5 तक जाते जाते 18। यहां भी कितना होता है? 18। यानी ये 18 डिग्री वाली एक आइसोथर्म्स लाइन है ना। और इसके बाद 40 पे जाते जाते ये 10 डिग्री हो जाता है। इधर भी 40 पे क्या होगा? 10 डिग्री होगा। इसके बाद ये 66.5 पे 0 डिग्री, यहां 66.5 पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और इसके ऊपर जाने पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। कहां चला जाता है टेम्परेचर?
माइनस में। तो फिर से देखो जरा, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये ट्रॉपिकल जोन पूरा आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये ट्रॉपिकल जोन, यही तो बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और ये क्षेत्र का टेम्परेचर 32 से कितना होता है, 18 डिग्री के आसपास होता है ना। इसके बाद इसके ऊपर ये जो 23.5 से 40 डिग्री आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। अब ये जो सब ट्रॉपिकल जोन है इसमें टेम्परेचर कितना होता है, ये 18 से लेके 10 डिग्री के बीच में होता है। इसके बाद 10 से 0 होता है, इसको बोलते हैं सब पोलर जोन। क्या बोलते हैं इसको, सब पोलर जोन कहा जाता है। कितना होता है, 40 से लेके 66.5 डिग्री। और टेम्परेचर कितना होगा, ये 10 से लेके 0 डिग्री के बीच में होगा। और 0 डिग्री के ऊपर इसको कहा जाता है पोलर जोन। क्या बोलते हैं इसको, पोलर जोन। और यहां पे टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में होता है, एवरेज टेम्परेचर माइनस में होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो जैसा ऊपर बना है वैसे ही क्या होगा, नीचे बनेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो कितने लाइन हो गए आपके, आपके लाइन हो गए आपके 3। और इन 3 लाइनों की वजह से आपके 4 भागों में बढ़ते हैं, 4 थर्मल बेल्ट बनते हैं। कौन कौन से थर्मल बेल्ट, देखो पहला क्या होगा, ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय, ये ट्रॉपिकल हो गया पूरा यहां से यहां तक। फिर सब ट्रॉपिकल, सब पोलर और पोलर। क्योंकि ऊपर जैसा है वैसे ही सेम सेम नीचे होता है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल जोन हो गया, यहां क्या हो गया, सब पोलर जोन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, पोलर जोन हो गया। तो इस तरीके से कुल 4 थर्म्स पाए जाते हैं। कितने थर्म्स पाए जाते हैं, 4। और आइसोथर्मल लाइंस कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती है। देखो ये सब दिमाग में बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। अभिषेक तिवारी, हेलो अभिषेक, क्या बात है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं। मुझे उम्मीद है, देखो अभिषेक एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, मैं जानता हूं इनको पर्सनली, और मुझे उम्मीद है इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है ना। और देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि बाकी सब लोग भी जुड़े, लाइव आए, और लाइव आने से जो है आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा डिटेल में चल रही है ना, यूपीएससी लेवल तक की ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो समझ सकते हैं कि आपके ज्योग्राफी से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको कनेक्ट होना चाहिए, ठीक। चलो, तो देखो ये जो थर्म्स होते हैं इनको कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले जो ट्रॉपिकल जोन होता है ना, इसको कहा जाता है मेगा थर्म्स। किसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन को मेगा थर्म बोलते हैं, जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहां से, 32 से लेकर 18 के बीच में पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मेगा थर्म, यानी ज्यादा यहां पे टेम्परेचर है। इसके बाद मीजोथर्म, मीजोथर्म कौन सा एरिया हो गया, सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन जो है इसको क्या बोलेंगे, मीजोथर्म कहा जाता है, याद रखिएगा। मेगाथर्म किसको, अच्छा चलो मैं इसको देख लो ऐसे ही। सब ट्रॉपिकल जोन किसको बोलते हैं, मीजोथर्म्स वाले को बोलते हैं। इसके बाद जो माइक्रोथर्म होता है ये होता है सब पोलर जोन। कौन सा जोन होता है, सब पोलर जोन, ये क्या होता है, माइक्रोथर्म्स होता है। और हेकिस्टोथर्म कहा जाता है या परमाफ्रोस्ट जोन कहा जाता है, ये जोन होता है आपका पोलर जोन। यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उनका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है, यानी यहां पे जो भी वाटर पाया जाएगा वो कैसा हो जाएगा, जम जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बताओ कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है कि बर्फ की डेंसिटी ज्यादा होती है, ये आपका क्विज सवाल है, आप लोग मुझे बताएंगे। और एक इसके ऊपर एक चीज और, आप कभी कभी देखते हैं कि जब पूरे एकदम भर के बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल पूरा भर के, या कुछ भी बॉटल पूरा भर के अगर आप फ्रीजर में डाल दें आप, तो वो बॉटल चटक जाता है, टूट जाता है। इसके पीछे क्या कारण है वो मुझे आप बताएंगे। तो आप डेंसिटी वाला अगर बात जानते हैं तो आप ये बात भी जान जाएंगे, ठीक है। और क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप कमेंट कर बताओ। चंदन सिंह, हेलो, क्या बात है। चलो तो देखो, मेगाथर्म यहाँ पे टेम्परेचर 32 से 18, मीजोथर्म 18 से 10, माइक्रोथर्म 10 से 0, और हेकिस्टोथर्म जो होता है यहाँ पे टेम्परेचर 0 से कम पाया जाता है। ये याद हो जाएगा। तो फिर हम लोग थर्मल बेल्ट की तरफ चलेंगे, बड़े आसानी से थर्मल बेल्ट की तरफ पूरा का पूरा पढ़ाई करेंगे। चलो दोस्तों, और हाँ, कमेंट करके अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो भाई, ठीक है ना। कोई सींग नहीं जमी जो मैं आपको मारने दौड़ा लूंगा। और वैसे भी ऑनलाइन जो क्लासेस होती है यहाँ पे तो आपसे ऑनलाइन संपर्क होता है सीधे सीधे, ठीक है मित्रों। चलो, तो यहाँ पर एयर प्रेशर बेल्ट क्या होता है पहले तो ये समझो। अभी तक थर्म समझा, तो एयर प्रेशर बेल्ट क्या होता है। तो ये जो थर्म्स होते हैं ना, अलग अलग टेम्परेचर जो होता है, इस टेम्परेचर की वजह से ही कुछ प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं।
अलग अलग जगह पे प्रेशर अलग अलग होता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से क्या होती है कि हवा कहीं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तो वहां पे लो प्रेशर हो जाता है, कहीं कहीं पे जो है हवा भारी हो जाती है ठंडे टेम्परेचर की वजह से, तो वहां पर भी क्या होता है, हाई प्रेशर हो जाता है। तो ये जो प्रेशर बेल्ट बनती है ये थर्म्स की वजह से ही बनती है। इसके दो मुख्य कारण है, वो दो मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जानिए कि प्राइमरी फैक्टर जो है वो क्या है, टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर हमने समझ लिया कि कौन कौन से थर्मल बेल्ट पाए जाते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे कि एयर प्रेशर बेल्ट क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपके ऊपर कितना प्रेशर है ना, एग्जाम का प्रेशर है, मम्मी पापा ने प्रेशर बना रखा है, भाई बहन ने प्रेशर बना रखा है, सबने प्रेशर, और सबसे ज्यादा प्रेशर कौन बनाता है, रिश्तेदार प्रेशर बनाते हैं। जैसे ही आप अपने गांव में या घर में जाएंगे, जो लोग भी बाहर रहते हैं, तुरंत सबसे पहला पूछा जाता है कि बेटा क्या कर रहे हो, ठीक है, कुछ हुआ, कहीं पे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही चलता है, क्या बताएं, ठीक है ना। हाँ, अब सरकार जो जल्दी से एग्जाम कराती नहीं है, अब ऐसा होता कि 6-6 महीने में एग्जाम होते चले जाते तो जल्दी जल्दी सिलेक्शन करने का चांस होता, लेकिन एक बार अगर आप एग्जाम में पास नहीं हुए तो फिर कम से कम 1 साल, और अगर यूपी ट्रिपल एससी है या यूपी के एग्जाम है तो 1.5-2 साल तो वैसे लग ही जाते हैं, ठीक है ना साथियों। अगर मेरी बातों से सहमत है तो लाइक करिए जल्दी से, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको बारोमेट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होता है उसका मात्रक होता है, यूनिट होता है बार, ठीक है ना। तो बारोमेट्रिक रीडिंग भी कहा जाता है, जिसको बैरोमीटर में रीड किया जाता है। तो अगर समुद्र तल के ऊपर इतना एचजी, ठीक है ना, एचजी रख दिया जाए तो एचजी क्या होता है, 760 हाइट तक ऊपर उठ जाता है। और यही जो हाइट तक उठता है, ये 760 एचजी का, इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक एटीएम का प्रेशर यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपके ऊपर हमेशा ही रहता है, उसके अलावा दुनिया भर का प्रेशर पता नहीं कौन कौन से दे देते हैं, ठीक है ना। और अगर इसको हम लोग जो है पास्कल में अगर किया जाए, पास्कल में देखा जाए तो 101,325 इतना पास्कल, यानी आप कह सकते हैं कि 1,01,325 पास्कल होता है। और किलो पास्कल में बदलेंगे आप तो 101.325 किलो पास्कल में ये आएगा आपका पूरा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपसे अगर पूछा जाए कि कितना होता है, तो आप लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, 760 HG वाला पूछा जाता है, ठीक है साथियों। गुड इवनिंग भक्ति भारत, हेलो भक्ति भारत, क्या हाल चाल है, ठीक। चलो आगे एक चीज और है, आइसो बार, जैसे आइसोथर्म, अब कहीं पे जैसे थर्म शब्द आता था तो थर्म शब्द को आप लोग टेम्परेचर से जोड़ते थे, वैसे ही जहां पर बार शब्द आता है उसको आप लोगों को प्रेशर से जोड़ना है। तो आइसो बार का क्या मतलब होगा, आइसो बार का मतलब वो लाइन जहां पे प्रेशर एक जैसा होता है उसको आइसो बार कहा जाता है, याद रखिएगा। आइसो बार का मतलब ये लिखा हुआ है आइसो बार, ठीक है ना। तो आइसो बार का मतलब एक ऐसी लाइन जहां पे प्रेशर कैसा होता है, बराबर होता है, इसको आइसो बार लाइन कहा जाता है। चलो ठीक, आगे हम इसमें जब दो चीजें हमने समझ लिया, क्या समझ लिया, टेम्परेचर की वजह से प्रेशर में कुछ चेंजेस होते हैं और प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं। प्रेशर बेल्ट्स, प्रेशर किसमें नापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये हमने देख लिया, और प्रेशर बेल्ट जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे और कितने प्रेशर बेल्ट अर्थ पे होते हैं इसको समझने की हम प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, देखो यहां पर कुछ फैक्टर होते हैं जो एयर के प्रेशर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसी एयर के प्रेशर की वजह से ही तो प्रेशर बेल्ट बनता है। क्योंकि अर्थ के ऊपर जो भी प्रेशर बेल्ट, जैसे देखें मैं आपको बताऊं, ये अर्थ है और उसमें जैसा मैंने बताया कि आपका टेम्परेचर एक जगह कहीं कहीं बराबर रहता है, कहीं डिफरेंस रहता है, अलग अलग रहता है, तो उसके वजह से कई सारे प्रेशर बेल्ट्स बनेंगे, है ना। और ये जो प्रेशर बेल्ट होते हैं, एक लाइन होती है, आइसोबार्स की लाइन होती है लगभग, तो उसी को जो है वो कैसे बनता है उसको समझने का प्रयास हम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से समझिएगा, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा भेजा गर्म करके चलिए आप, ठीक है ना। प्रोसेसर देखो, जब भी आप का प्रोसेसर तेज होगा ना, आप लैपटॉप यूज करते हैं और प्रोसेसर ज्यादा मेमोरी यूज करता है उस समय वो गर्म हो जाता है। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका भी प्रोसेसर बहुत तेज चलना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर सके, एब्जॉर्ब करे, और आपका कंसंट्रेशन बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए। 1 घंटा ही पढ़ो लेकिन पूरा मन लगाकर पढ़ाई करो आप, ठीक है ना। 1 घंटा और बीच में 20 मिनट का आप गैप भी ले सकते हो। तो इस तरीके से देखो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गैप लेकर पढ़ाई करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है साथियों। चलो, तो यहां पर देखो, देयर आर ओनली 2 फैक्टर, कितने, केवल 2 फैक्टर हैं जो एयर प्रेशर को इंफ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब ये 2 फैक्टर कौन कौन से हो गए, तो इनमें से जो 2 फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर है इसका थर्मल, यानी कि आप कह सकते हैं इसको कि टेम्परेचर। थर्मल का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर, मैंने पहले भी बताया।
तो थर्मल कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, जरा सोचो एक चीज। अब जैसे एयर है कहीं पर भी और वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप जानते हैं कि जो भी एयर गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। अब ऐसा क्यों होता है कि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है? देखो, किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो एक्सपैंड करती है, तो एयर को भी जब गर्म किया जाता है तो वो एक्सपेंड हो जाती है, और एक्सपेंड होने के कारण उनके मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, और वो हवा हल्की हो जाती है। तो जब हवा हल्की हो जाएगी तो सीधी सी बात है, हल्की चीज किधर, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। बात समझ में आई? हल्की होने का मतलब उसका डेंसिटी कम हो गया। और मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि अगर दो चीजें रखी होगी तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाती है। तो जो हल्की हवा होगी कहां चली जाएगी, ऊपर, यानी गर्म हवा ऊपर जाएगी, और जो ठंडी हवा होगी उसके मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होंगे, यानी कि डेंसिटी कम रहेगी, और इसकी वजह से वो भारी होकर नीचे की तरफ आएगी। बात समझ में आई? तो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। तो देखो, थर्मल यानी टेम्परेचर की वजह से हवा क्या होगी, गर्म होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। तो देखो, जैसे अर्थ मैंने बनाया था, एक बार फिर से बना देता हूं। ये देखो, ये इक्वेटोरियल रीजन है, यानी 0 डिग्री, और मैंने बताया था यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, बहुत टेम्परेचर होता है, और इसकी वजह से हवा क्या होगी, गर्म होगी, और हवा यहाँ पे ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और ऊपर की तरफ उठेगी तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। भाई हवा नीचे है और नीचे हवा गर्म होकर ऊपर चली गई तो जगह खाली हो गया ना, और जगह खाली हो गया तो कैसा प्रेशर, लो प्रेशर। बात समझ में आई? यानी जैसे एग्जाम में गए आप लोग और एग्जाम में बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने ही नहीं आए तो जगह खाली रह गया, तो आपको एग्जाम में क्या, लो प्रेशर फील होगा। क्यों? क्योंकि अब लड़ाई थोड़ी सी कम हो गई। बात समझ में आई? चलो, और अगर वहीं पे यहां देखो पोल्स पर जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है, और यहां पे 0 डिग्री से कम होने की वजह से हवा क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, और जो भारी हवा वो किधर जाएगी, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कैसा प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर। तो यहाँ पे दो बेल्ट आपको दिखाई पड़ेंगे, कौन कौन से, एक इक्वेटोरियल बेल्ट, वो कैसा होगा, लो प्रेशर बेल्ट होगा, और एक यहाँ पे पोल्स पर होगा और वो कैसा होगा, हाई प्रेशर बेल्ट होगा। और ये दोनों कैसे जनरेट होंगे, ये थर्मली इंड्यूस्ड होंगे। कैसे होंगे, थर्मली इंड्यूस्ड होंगे, यानी टेम्परेचर की वजह से पैदा होंगे, इसको बोला जाता है। तो ये हो गया दो बेल्ट। बात समझ में आई? दो बेल्ट यहाँ पे बन गए हमारे, कौन और किसकी वजह से बने हैं, ये टेम्परेचर की वजह से बने हुए हैं। बात समझ में आई? तो प्राइमरी फैक्टर टेम्परेचर है। दूसरा फैक्टर होता है रोटेशन ऑफ अर्थ, या इसको कोरियोलिस फोर्स भी कहा जाता है। अब अर्थ तो रोटेट कर रही है ना, और इसकी रोटेशन की वजह से एक कोरियोलिस फोर्स लगती है। अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या है? अच्छा चलो, मान लो आप लोग जाते होंगे ना पार्क वगैरह में, तो बच्चों के लिए बना रहता है वो गोल गोल घूमने वाला, है ना। अब जैसे एक बार मैं नोएडा में गया था, तो वहां पे एक जो है बच्चे को जो है कुछ लोग परेशान करते, उसको उस पर बैठा दिया था और जोर जोर से घुमा रहे थे, बेचारे को चक्कर आने लगा था। मैं गया तो बड़ी मुश्किल से उसको वहां से छुड़ा कर भगाया। कई सारे लोग शैतानी इस तरीके से करते हैं। तो मान लो कि आप भी उसी गोले पर खड़े हो गए और हाथ में एक बॉल ले लीजिए, और जब गोले को ऐसे घुमा दिया जाए और आप बॉल अपने दोस्त को सीधा ऐसे थ्रो करना चाहेंगे, तो सीधा आपके दोस्त के पास नहीं जाएगी, बल्कि वो बॉल किसी एक डायरेक्शन में घूम जाती है। अब आप सोचिए कि आपने तो उसको बॉल को सीधा थ्रो किया था, लेकिन बॉल एक डायरेक्शन में मूव कर गई। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण है रोटेशन उसका, और यही रोटेशन की वजह से उसके ऊपर जो कोरियोलिस फोर्स लगा था, और उस कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो बॉल क्या हो गई, मूव कर गई। तो अर्थ भी तो रोटेट कर रही है, तो अर्थ रोटेट करने की वजह से एक कोरियोलिस फोर्स अर्थ पे भी लगेगा, और अर्थ में जब कोरियोलिस फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वो हवा को कहीं ना कहीं मूव कराएगी। बात समझ में आई? किसी डायरेक्शन में उसको क्या कर देगी, मूव कर देगी। तो एक चीज याद रखिए कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से कोरियोलिस फोर्स लगेगा। और यहां देखो, फिर से आ जाओ यहीं पे, ये जो इक्वेटर है, जब हम लोग यहां से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर घटता जाता है, याद रखिए। यानी लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। यानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। और वहीं पर जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो कोरियोलिस फोर्स घटता जाता है। बात समझ में आई? यानी कि यहां सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स कहां पर होगा, पोल्स पर होगा, और सबसे कम कोरियोलिस फोर्स कहां पर होगा, इक्वेटर पर होगा। तो देखो, यहां वाला जो बेल्ट है और यहां वाला बेल्ट है, यहां पर तो टेम्परेचर काम कर रहा है, और टेम्परेचर ज्यादा काम करने की वजह से कोरियोलिस फोर्स यहां पे काम नहीं कर पाता। लेकिन ये जो मिड लैटिट्यूड्स हैं, मिड लैटिट्यूड, बीच वाले ये मिड लैटिट्यूड, यहां पे कोरियोलिस फोर्स अपना खेल दिखा देता है। और सबसे पहले यहां पे देखो, ये 23.5 हो गया, है ना। यहां पे क्या होता है, 23.5 डिग्री, यहां ये जो आपको चीज दिखाई पड़ रही है यहां पे, और ये जो 40 डिग्री है यहां पे,
यहां पे दोनों पर जो प्रेशर बेल्ट बनते हैं वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से बनते हैं, याद रखिएगा। तो कोरियोलिस फोर्स ज्यादा कहां होगा, यहां पे होगा। तो याद रखिए ज्यादा कोरियोलिस फोर्स भी हवा को ऊपर की तरफ उठा देता है ना। यानी कि यहां से हवा क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो हवा अगर ऊपर उठेगी तो कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर। और लो अगर कोरियोलिस फोर्स है तो हवा वहां पे नीचे की तरफ आएगी। तो यहां जब इक्वेटर के पास जा रहे हैं तो कोरियोलिस फोर्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने की वजह से यहां पे कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। और इसके पीछे और कारण क्या है वो मैं आपको आगे चल के और भी बताऊंगा। तो बस यहां मतलब आपका था मेरा कोरियोलिस फोर्स को समझाने का कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। और कोरियोलिस फोर्स के और भी डिफ्लेक्शन होते हैं, वो आगे चल के जब हम विंड पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां पे हम केवल अब प्रेशर बेल्ट जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो दो प्रेशर बेल्ट बन गया किसकी वजह से, थर्मली इंड्यूस्ड, और दो प्रेशर कोरियोलिस फोर्स यानी रोटेशन की वजह से बनेंगे तो इसको बोलते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड। क्या बोलते हैं, डायनामिकली इंड्यूस्ड, ठीक है ना। यानी गतिकीय प्रभाव से, पृथ्वी की गति या रोटेशन की प्रभाव से ये बना, इसको बोलते हैं। देखते हैं कौन सा है, अभिषेक समझ में आ रहा है। सर ऑफलाइन क्लास हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऑफलाइन भी क्लास हो रहा है, सारे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना। और आप जो है अगर आपको संपर्क करना है मुझसे तो आप लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर होगा, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। और मोबाइल नंबर मैं देने की कोशिश भी करूंगा, जल्दी से मैं ऑनलाइन मोबाइल नंबर नहीं देता हूं, लेकिन हाँ समय आएगा तो मैं ऑनलाइन भी मोबाइल नंबर आपको दूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दो बता दिया ना, थर्मल ये बेल्ट है, एक ये और एक यानी इक्वेटर और पोल वाला, और डायनेमिकली यानी कोरियोलिस फोर्स की वजह से एक ये है और एक ये। इनका नाम क्या है वो अब हम वो नाम जानेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। अब ये देखो, ये जो इमेज है वेरी इंपॉर्टेंट इमेज, इसको दिमाग में आपको बहुत अच्छे तरीके से घोर कर, मतलब बोलते हैं ना गांव में भोजपुरी में बोला जाता है कि अपने दिमागे में घोर के बैठा ले के, घोर के बैठा ला का मतलब खूब एकदम घोल कर उसको एकदम दिमाग में घुसा डालो। तो यहां पे क्या करना है आपको, इसी को, इस इमेज को ऐसे इस तरीके से मेमोराइज करना है कि पूरी तरीके से याद रहे आपको। यहां देखो सबसे पहले ये लाइन जो था ये क्या था, इक्वेटर यहाँ 0 डिग्री है ना, इसके 5 डिग्री नीचे की तरफ और 5 डिग्री ऊपर की तरफ यहां पे टेम्परेचर वेरी हाई यानी 32 डिग्री के आसपास होता है। और इसकी वजह से गैस यहां से ऊपर की तरफ उठ जाती है, हल्की हो जाती है गर्म होने की वजह से, और इसकी वजह से यहां पे बनता है लो प्रेशर। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोला जाता है, याद रहेगा। तो ये कहां से कहां तक होता है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर तक, दोनों के बीच में ये पूरा पाया जाता है। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दूसरा यहां पर देखो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में है, क्या है, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में होता यह है कि ये हवा जो यहां से ऊपर उठ रही थी, ये हवा क्या हुई थी, यहां से ऊपर उठी थी, और ये उठती हुई हवा जाकर यहां पे डिसेंड करती है, यहां पे गिरती है नीचे की तरफ। और हवा जब नीचे की तरफ जाएगी, सबडक्ट होगी, नीचे जाएगी तो क्या होगा, हाई प्रेशर। आपके ऊपर कोई दबा दे आपको तो क्या होगा, हाई प्रेशर बन जाएगा ना। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। तो ये कौन सा होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहां पे पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये पूरा लाइन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहां से, 30 से लेकर 35 डिग्री के बीच में। अब 60 से लेकर 65 डिग्री के बीच में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है ना। क्योंकि यहां पे कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होता है तो हवा को क्या कर देता है, भागा देता है, ऊपर उठा देता है, और इसकी वजह से यहां पे लो प्रेशर। तो ये कौन सा बेल्ट हो गया, लो प्रेशर बेल्ट हो, कौन सा बोला, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और लेकिन यहां पे पोल्स पे बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा हो जाती है, टेम्परेचर माइनस में होता है, इसकी वजह से यहां पे हाई प्रेशर बनेगा। तो क्या बोलेंगे, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बोला जाएगा। तो जैसा ऊपर बना है बिल्कुल वैसा ही कैसा बनेगा, नीचे की तरफ भी बनेगा। तो देखो 30 से 35 ये वाला न, क्या नाम बोलेंगे इसको, सही सही बताओ, नाम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। क्योंकि किस एरिया में, सब ट्रॉपिकल एरिया में है। ये जो आएगा 60 से 65, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोलेंगे, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और बिल्कुल यहां पर होगा, इसको क्या बोलेंगे, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि साउथ में बनेगा। तो अगर देखें तो कितने टाइप ऑफ प्रेशर बेल्ट बन रहे हैं, टाइप ऑफ प्रेशर बेल्ट, दो चीजें हैं याद रखना, एक होता टाइप ऑफ प्रेशर बेल्ट और नंबर ऑफ प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो टाइप होगा, 4 टाइप के प्रेशर बेल्ट बन रहे हैं, कौन कौन से, यहां देखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहां भी है और यहां भी है, यानी कि ये दोनों एक ही टाइप के हैं। तो 2 टाइप के हो गए, कौन सा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहां पे देखो
तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ऊपर भी है नीचे, 3 टाइप के हो गए। और चौथा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 4 टाइप के। तो 4 टाइप के प्रेशर बेल्ट होते हैं, लेकिन नंबर में कितने होते हैं? नंबर में 7 होते हैं। जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल प्रेशर बेल्ट कितने होते हैं? 7, लेकिन टाइप ऑफ कितने होते हैं? 4। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है, छोटी छोटी गलतियां करा ली जाती है आपसे, ठीक है साथियों। चलो, तो ये ध्यान रखना, ठीक। अब आगे हम इसमें बात करते हैं कि ये जो प्रेशर बेल्ट मैंने आपको पूरा समझाया, एक बार फिर से देख लो, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं प्रेशर बेल्ट, ताकि आपको याद रहे। इसको 5 से लेके 5 के बीच में इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये जो 30 से 35 है इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। 60 से 65 के बीच में इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और ये जो बिल्कुल ऊपर है, ये आपका 80 से 90 के बीच में, इसको कहा जाता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये लैटिट्यूड लिखा हुआ है भाई, ये क्या लिखा हुआ है? लैटिट्यूड, यानी अक्षांश लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होते हैं, है ना। उसके पहले एक चीज और जान लो, ये कौन सा कंडीशन है, किस कंडीशन में ये इतना इतना लैटिट्यूड बनता है? ये कंडीशन होता है आपका इक्विनॉक्स का। कैसा कंडीशन होता है? ये कंडीशन होता है इक्विनॉक्स कंडीशन। इक्विनॉक्स कंडीशन किसे कहा जाता है? इक्विनॉक्स कंडीशन वो होता है जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, इसको इक्विनॉक्स कहता है। और ये कब कब आता है? ये आता है भैया 21 मार्च और कब? 23 सितंबर। ये 2 दिन ऐसे हैं जब इक्विनॉक्स होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। दोनों के बीच में कितना गैप है? 2 का। और कितनी बार इक्विनॉक्स होता है साल में? 2 बार इक्विनॉक्स होता है, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखिएगा। अब इक्विनॉक्स के कंडीशन में ये पूरा का पूरा बना रहता है और इसको कहा जाता है डोल्ड्रम स्टेटस। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम स्टेटस कहा जाता है। देखो, पुराने जमाने में जब लोग यहां पे पहुंचते थे, इस लैटिट्यूड पर पहुंचते थे, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यहां पे क्या होती थी? हवा ऊपर चली जाती थी, उड़ जाती थी। और इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पे जो एयर का फ्लो होता है बहुत ही मिनिमम हो जाता है। इसको जोन ऑफ काम भी कहा जाता है, काम भी कहा जाता है, यानी कि शांत जोन, शांत एरिया, जहां पे हवाएं ज्यादा नहीं चलती। और पहले लोग जो नाव चलाते थे वो कैसे नाव चलाते थे? वो बड़े बड़े पर्दे लगाकर नाव चलाया करते थे। और जब वहां पे हवा नहीं चलेगी तो पर्दों से उनको हेल्प नहीं मिलेगा। तो ये जो डोल्ड्रम का मतलब होता है उदासी, है ना। तो यहां आकर बेचारे उदास हो जाते थे, ये तो हवा चल नहीं रही है, खूब ढेर सारा चप्पू चलाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम कहा जाता है, याद रहेगा। और इसके बाद ये जो देखो 35 से 35 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में जो एरिया, खास करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो 30 से 35 डिग्री के बीच का है, यहाँ पे कैसा प्रेशर है? देखो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और इसको कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड का क्या मतलब हुआ? ये एक हाई प्रेशर बेल्ट है। और हाई प्रेशर बेल्ट पुराने जमाने में क्या होता था ना, कि जब भी कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में 30 से 35 डिग्री के बीच में पहुंचता था, तो उस समय यहाँ पे हाई प्रेशर होता था और हाई प्रेशर की वजह से उनकी नाव जो है वो स्टक कर जाती थी, रुक जाती थी वहीं पे। तो उनको क्या करना पड़ता था? अपने साथ में जो सामान लाते थे उसको समंदर में फेंकना पड़ता था। घोड़े लाते थे, घोड़ों को कुदा दिया करते थे। तो जब घोड़ों को कुदा दिया करते थे तो उनको ये समझ में आया, इसका नाम रख दिया क्या? हॉर्स लैटिट्यूड नाम रख दिया। तो हॉर्स लैटिट्यूड कहां से होता है? 30 से 35 डिग्री के बीच में। और इसको कौन सा लैटिट्यूड है? ये कौन सा प्रेशर बेल्ट है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, इसी को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। समझ में आई बात? मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, और आई तो कमेंट जरूर करो, ठीक है ना। गुड इवनिंग सभी को, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया, डोल्ड्रम समझ में आ गया, हॉर्स लैटिट्यूड समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बात करने हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट की बात करनी है, कि प्रेशर बेल्ट कैसे शिफ्ट हो जाता है। क्या ऐसा होता है? प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होता है? जी हाँ। क्यों शिफ्ट होता है? देखो, सन है ना, सन का एक एपरेंट यानी आभासी मोमेंट होता है, एक आभासी तरीके से सन जो है ऊपर कभी और कभी नीचे जाता रहता है। कैसे होता है? देखो, अर्थ क्या है? अपने एक्सेस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, और टिल्टेशन की वजह से मैंने आपको मौसमों में परिवर्तन बताया था, आप जाकर वो वीडियो पूरा देखना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो होता यह है कि जब गर्मियां होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो एक दिन ऐसा आता है, कौन सा दिन? 21 जून वाला, है ना। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, और इसको बोला जाता है समर सॉल्स्टिस। क्या बोलते हैं इसको? समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। और समर सॉल्स्टिस के समय पे जो आपका सन है वो देखो
वो सीधे सीधे यहाँ पे एक लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो समर सॉल्स्टिस जो 21 जून को आता है, उस समय पे सन जो है आपके कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सीधे सीधे पाया जाता है, और इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, गर्मियां ज्यादा होती है। और मैंने बताया था कि जो प्रेशर बेल्ट बनते हैं उनके पीछे एक मुख्य कारण क्या है, आपका थर्मल यानी कि टेम्परेचर, और इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेशर बेल्ट समर सॉल्स्टिस के समय पे 5-5 डिग्री ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जरा देखो तो शिफ्ट करते हैं इसको, ये देखो 0 डिग्री इक्वेटर है ना, 0 डिग्री इक्वेटर। अब देखो 5-5 डिग्री सब ऊपर जाना है, इसको कैसे भेजोगे ऊपर, ये वाला 5 डिग्री कहां पे आ जाएगा, 0 पे है ना, ये वाला 5 डिग्री कहां पे चला जाएगा, ये 0 डिग्री 5 पे आ जाएगा, और 5 कहां पे चला जाएगा, 10 पे, यानी 5-5 डिग्री ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है इसको। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले जो 5 से 5 के बीच बनता था वो क्या बन जाएगा, 0 से 10 के बीच में बनेगा, ठीक है साथियों। देखो पहले 5 से 5 के बीच में था, अब कहां से जाएगा ये 0 से 10 के बीच में, क्योंकि 5 डिग्री क्या करना है, ऊपर शिफ्ट कर देना है। अब ये जो 30 से 35 के बीच में बन रहा था, ये 30 से 35 के बीच में बन रहा था, ये हो जाएगा कहां से, 35 से लेकर 40 के बीच में हो जाएगा, क्योंकि 5-5 डिग्री क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। और जो आपके 60 से 65 के बीच में पाया जाता था वो कहां चला गया, वो 65 से लेकर 70 चला गया, और जो 80 से 90 था वो कहां से चला गया, 85 से लेकर ये 90 चला गया, यानी ये ऊपर चला गया। बात समझ में आई। इस तरीके से प्रेशर बेल्ट क्या हो गए, शिफ्ट हो गए 5-5 डिग्री, कब, समर सॉल्स्टिस। अब ये नीचे वाले भी तो शिफ्ट होंगे 5-5 डिग्री, जरा इनको शिफ्ट करो। तो 30 को अगर 5 डिग्री ऊपर करोगे तो कहां चला जाएगा, 25 पर, कहां जाएगा ये, 25-35 नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके इक्वेटर करीब जाएगा, ये तो इक्वेटर से दूर जा रहा था इसलिए बढ़ रहा था, लेकिन ये इक्वेटर से नजदीक आ रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर से जा रहा है, तो कहां जाएगा, 25 तक। तो यहां देखो ये जो बनेगा प्रेशर बेल्ट, ये बनेगा 25 से 30 के बीच में बनेगा। इसके बाद ये जो आपका 60 से 65 वाला था, ये 55 से लेकर 60 के बीच में बनेगा, 55 से लेकर 60 के बीच में बनेगा। और ये जो पोलर था ये 75 से लेकर 80 बनेगा, 90 बनेगा, सॉरी। तो इस तरीके से प्रेशर बेल्ट क्या हो गए, 5-5 डिग्री ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कब, ये समर सॉल्स्टिस के समय, याद रहेगा। तो चलो एक बार देख लो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 5 से 5 के बीच में था वो किधर शिफ्ट हो गया, 0 से 10, 30 से 35 वाला 35-40 हो गया, 65 से 70 जो 60 से 65 था वो 65 से 70, और जो 80 से 90 था वो 85 से 90, और ये भी 5-5 डिग्री जब ऊपर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25-30, 55-60 और 75 से 90। तो ये देखो ये बड़ा हो जा रहा है, ये प्रेशर बेल्ट क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, और ये सिकुड़ जा रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जो सन का जो मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से कौन सी प्रेशर बेल्ट सिकुड़ती है या फिर इनलार्ज होती है, बढ़ती है, तो क्या बताएंगे, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों, ये कौन सा बेल्ट है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये कौन सा है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये कौन सा है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। और इसकी वजह से कुछ हवाओं में चेंजेस होंगे और इंडियन मानसून के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, तो उसको हम लोग वहीं पर चर्चा करेंगे जब हम उसकी बात करेंगे। तो ठीक है, प्रमेश, हाय प्रमेश जुड़ चुके हैं, ठीक है। प्रमेश भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और मुझे लगता है कि ये भी अगर पढ़ाई अच्छे से करें और ज्योग्राफी की जितनी क्लासेस हैं अटेंड करें ढंग से, तो पीसीएस तो बन जाएगा बंदा, ठीक है ना, अगर अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करें इसमें शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। क्या होता है जब विंटर सॉल्स्टिस होता है। अब गर्मियों के समय तो समझ लिया कि 5-5 डिग्री ऊपर चला गया, अब ठंडियां आई तो क्या होगा, अब ठंडियों में सूरज जो यहाँ पे पड़ता था 23.5 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री पे, वो किधर चला गया, नीचे की तरफ 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला गया, मकर रेखा पे चला गया। और मकर रेखा पे चला गया कब जाता है ये कब होता है, ये होता है आपका 22 दिसंबर को होता है। तो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सीधे सीधे सन आ जाता है, और इसकी वजह से ये जो प्रेशर बेल्ट होगा, देखो टेम्परेचर की वजह से प्रेशर बेल्ट होता है, और टेम्परेचर नीचे ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर बेल्ट भी क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आओ शिफ्ट करते हैं। अब ये जो 5 से 5 डिग्री था, अब क्या हो जाएगा, 0 से लेकर नीचे की तरफ 10 डिग्री के बीच में हो जाएगा। ये कौन सा बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। और नीचे फिर इधर कहां से कहां चला जाएगा, 30 से 35 था, अब 35 से 40 चला गया। नीचे की तरफ फिर से जो 60-65 था वो कहां जाएगा, 65 से 70 जाएगा, और जो 80-90 था वो कहां जाएगा, 85 से 90 के बीच में जाएगा, है ना।
और ऊपर की तरफ भी शिफ्ट करो, नीचे की तरफ, ये ऊपर वाला नीचे आएगा ना, तो ये 25 से लेकर 30 हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 55 से लेकर 60 तक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ठीक, ये 75 से लेकर ये 90 के बीच में हो जाएगा ये वाला। ठीक, तो इस तरीके से प्रेशर बेल्ट क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो याद रखिए कि समर के समय में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और जो आपका सन है सीधे कर्क रेखा पे पड़ेगा, तो प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री ऊपर शिफ्ट होता है। और जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा तो जो आपका प्रेशर बेल्ट है 5 डिग्री नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये दोनों इमेज जो है आप लोग कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लेना या बना लेना। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, ये भी इमेज का स्क्रीनशॉट ले लो भैया, और इसका भी ले लो, ताकि आपको बाद में पढ़ने में समझने में आसानी रहे। और वैसे तो वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा ही यूट्यूब के ऊपर, जब चाहो इसको देखकर आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हो। एक बार ना समझ में आया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में जरूर आएगा। ठीक है साथियों, चलो प्रेशर बेल्ट हमने समझ लिया। तो इस तरीके से कुल हमारे पास प्रेशर बेल्ट की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। बड़ा ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है प्रेशर बेल्ट। ठीक है साथियों, और अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, इसके आगे जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्लेनेटरी विंड सिस्टम और फेरेल्स लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल फिर से मिलेंगे साथियों, है ना, नए ये प्लेनेटरी विंड्स के साथ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको क्लास आज जल्दी इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि प्रेशर बेल्ट एक बार नहीं 2 बार आप पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक, इससे क्या होगा कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जब प्रेशर बेल्ट समझ में आ जाएगा तो बड़े आसानी से आप प्लेनेटरी विंड सिस्टम के बारे में समझ पाएंगे। कारण ये होता है ना कि कुछ देर तक कंसंट्रेशन करने के बाद, फोकस करने के बाद, फोकस हमेशा लूज हो जाता है। तो अभी ये थोड़ी क्लास लंबी हो गई और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके फोकस में कमी आई होगी। तो मैं चाहता हूं कि अगली क्लास जब हो कल की, तब उस समय आप लोग जुड़े और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो यार। आप लोग अच्छे व्यक्ति हैं और जानते हैं आप लोग ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, खुशियां बांटते रहिए। ठीक है, आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे हौसले का कार्य करता है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।